नमस्कार, मैं सुगंधा जौहर आपका सच्ची विरासत के इस छठे एपिसोड में स्वागत करती हूँ। यह वीडियो चाय इतिहास और विरासत सीरीज का पहला भाग है। चाय ने दुनिया के पिछले 400 सालों के इतिहास पर इतनी जगह और इतना गहरा असर छोड़ा है कि उस जानकारी इकट्ठा करने मुझे दर्जनों किताबें खंगालनी पड़ी। वीडियो के संदर्भों के लिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज हम चाय के झाड़ों के बारे में, चाय के पत्तियों के अलग प्रकार के बारे में और वो दुनिया में कब और कैसे फैली इसके बारे में जानेंगे। सदियों लंबी आयु के और जंगलों में 100 फीट से भी ज्यादा लंबे होने वाले ये वृक्ष चाय बागानों में पत्ते तोड़ना आसान होने के लिए काटकर केवल 3.5 या 4 फीट के रखे जाते हैं। इनका मूल क्षेत्र पूर्वी हिमालय के तलहटी का है, जैसे असम की पहाड़ियाँ, दक्षिण पश्चिम चीन, उत्तर वियतनाम वगैरह। ये वृक्ष 1999 में म्यांमार और यूनान के सरहदी पर मिला और इसकी आयु 1700 साल से भी ज्यादा है और ऊंचाई 108 फीट। असम के सिंगफो लोग चाय के झाड़ की ताजी पत्तियों को फुर्ती के लिए हजारों साल से चबाते आए हैं। म्यांमार में इसका लफेत नाम का चटपटा अचार बनता है, तो थाईलैंड में सलाद। चीनी मान्यता के अनुसार उनके पहले बादशाह शिनोंग ने ईसा पूर्व 2737 में चाय के पत्तियों को पानी में उबालकर पीना शुरू किया। इनमें चाय के सबसे पुराने अवशेष उसके 2300 साल के बाद के हैं कि 2016 में ये अवशेष पूर्वी चीन के जिनिंग शहर के पास के एक कब्र से मिले थे। आम जनता में चाय पीने की आदत उसके 800 साल बाद फैली और उसे फैलाने का श्रेय जाता है बुद्ध धर्म नाम के एक इंडियन बौद्ध भिक्खु को, जो बौद्ध धर्म फैलाने चीन गए थे। जब उन्होंने पाया कि चाय पीना लंबे अरसे तक ध्यान करने के लिए मददगार है, तो वो चाय पीने लगे और अपने साथ पूरे चीन में चाय ले गए। जहां आम जनता ने उनकी इच्छा के साथ उनके चाय पीने की आदत भी अपना ली। चाय की सफेद, पीली, हरी, काली, यूलोंग या उलोंग और पूरे चाय के प्रकार चाय की पत्तियां झाड़ से तोड़ते वक्त उनकी उम्र और बाद में उनकी की गई प्रक्रियाओं पर निर्भर रहती। चीनी बादशाहों को नजराना देने बनाना शुरू हुई सफेद चाय पर सबसे कम प्रक्रिया होती है और उसके लिए शाखों के अंतिम कोमल पत्तों की कलियां ही ली जाती है। एक किंवदंती के अनुसार किसी जमाने में पत्तों को तोड़ने बंदरों का इस्तेमाल होता था। इसके बाद आती है पीली चाय, जो चीन के बाहर बहुत कम मिलती है और इसे बनाने के लिए लगने वाली लंबी प्रक्रिया के कारण महंगी भी होती है। पूर्वी एशिया के चीन, जापान, कोरिया और उत्तरी अफ्रीका की पसंद हरी चाय शुरू से बनते हैं। 17वीं सदी में मंचूरिया से चीन आकर राज करने वाले किंग वंश के लोगों के लिए काली चाय बनने लगी। आज दुनिया की ये पसंदीदा चाय है और हम इंडियंस भी इसी चाय को पीते हैं। 18वीं सदी के पहले अंग्रेज भी हरी चाय पीते थे, पर जब वहां मिलावट के कारण चाय पर रखना मुश्किल हो गया तो लोग काली चाय तरफ मुड़ गए और आज वहां काली चाय ही पी जाती है। हरी और काली चाय के बीच के स्वाद वाली यूलोंग या उलोंग चाय चीन में 10वीं सदी से 14वीं सदी तक राज करने वाले सुंग बादशाहों की खास पसंद कि कविमन के सुंग बादशाह हुइजोंग ने 1197 में उसके ऊपर एक किताब लिखी थी। 2018 में फुजियन प्रांत के वुई पहाड़ियों के दा होंग पाओ चाय बागानों की 1 किलो इंपीरियल रेड रोब चाय 9 करोड़ 28 लाख रुपए में बिकी थी। उस वक्त 1 किलो सोने का भाव केवल 1 करोड़ 48 लाख रुपए। उसके बाद आती है पूरे चाय, जो यूनान में खास तिब्बत के लिए बनती है। सदियों से ईंट के आकार में दबाए गए इस चाय को मजदूर अपने पीठ पर लाद यूनान से तिब्बत ले जाया करते थे। 2015 में पश्चिमी तिब्बत में मिले चाय के अवशेषों ने इस चाय के व्यापार की प्राचीनता साबित की।
मध्य और पश्चिम एशिया के लोगों को चाय से मिलाने का काम 1800 साल पहले चीन से रोम रेशम ले जाने वाले व्यापारियों ने किया। मध्य एशिया के लोगों को चाय इतनी भागी कि वो चाय खुद पीते थे और रेशम आगे यूरोप के व्यापारियों को बेचते थे। 8वीं सदी के बाद चीनी बादशाहों ने मध्य एशिया के इस चाय की लत का फायदा उठाते हुए उन्हें चाय बेचकर अपनी सेना के घुड़सवारों घोड़े खरीदे। बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने चीन गए जापानी भिक्खु कुकई और सैचो वापस जाते वक्त अपने साथ चाय ले गए थे, पर चाय को जापान में लोकप्रिय बनाया ज़ेन भिक्खु ईसाई ने, जिन्होंने जापान में चाय के बागान भी लगाए और जापानी चाय समारोह चोनयू की नींव भी रखी। जापानी संस्कृति की निशानी और दुनिया भर में अपनी सादगी और सौंदर्य के लिए मशहूर चोनयू चाय समारोह के नियम कायम किए 16वीं सदी के चाय मास्टर सेन रिक्यू ने। 16वीं सदी तक यूरोप में किसी को भी चाय की जानकारी नहीं। यूरोप में चाय का पहला जिक्र मिलता है वेनिस के जॉन बटिस्टा रेम्यूसियो के 1559 की किताब है, जिसकी जानकारी उसे तुर्की के व्यापारी से मिली थी। यूरोप में चाय का पहला पार्सल 1610 में एम्स्टर्डम शहर में जावा से आया, जहां चीन के व्यापारी संबंधों के कारण चाय सदियों से पी जाती थी। अगले 10 साल में चाय ने फ्रांस के बादशाह 14वीं लुई और कई दूसरे अमीरों को अपने कब्जे में कर लिया, जिनके चाय की चास बुझाने पेरिस सहित कई यूरोपीय शहरों में चाय का निकले थे। 1618 में चीनी बादशाह जो हाउजाऊ के रशियन जार माइकल को भेजे तोहफे में चाय रशिया पहुंची और उस ठंडे प्रदेश में तुरंत लोकप्रिय हो गई, इतनी कि 1689 तक हर साल हजारों चाय लदे ऊँटों के कारवां एक साल से भी लंबा सफर तय कर रशिया जा रहे थे। चाहे जिस वक्त चाय तैयार मिले, इसलिए रशियन लोगों ने एक खास बर्तन इजाद किया था जिसे सेमोवर कहते हैं। किसी इंडियन जुगाड़ू ने इस सेमोवर को इंडिया में नहाने का पानी गर्म करने के लिए बेचा और 1940 से 1980 तक के समय में इंडिया के करीब करीब हर घर के बाथरूम में ये गर्म पानी का बम्बा मौजूद था। रशिया से चाय उसके साम्राज्य और प्रभाव के क्षेत्रों में जैसे पोलैंड, जॉर्जिया, बेलारूस और लाटविया, लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों में भी पहुंची। अब बात करते हैं इंग्लैंड के चाय प्रेम की, जिसने 17वीं सदी से 20वीं सदी तक दुनिया में बहुत उथल पुथल मचा। चाय इंग्लैंड पहुंची इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकन्या कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के शादी के दहेज में। उस दहेज में चाय के अलावा कई सारे सोने के सिक्के थे और मुंबई के द्वीपों की मलकियत। शादी के बाद कैथरीन ने चाय पी ली, चार्ल्स ने सोने के सिक्के रख लिए और बचे मुंबई के द्वीपों को भी और सिक्कों के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिए। मुंबई और चाय का ये रिश्ता 19वीं सदी में अंग्रेजों के इंडिया में उगाई अफीम की चीन में तस्करी के दौरान और भी गहरा हो गया। 1638 में इंग्लैंड पहुंची चाय 1699 में चाय में दूध और चीनी डालकर पीने का रिवाज शुरू होने तक केवल राज दरबार तक ही सीमित थी, पर उसके अगले 20 सालों में इस मीठी चाय को लोगों ने इतना पसंद किया कि जो इंग्लैंड 1699 में 6000 किलो चाय खरीदता था, उसी इंग्लैंड ने 1720 में 5,64,000 किलो चाय खरीदी, जो बढ़कर 1750 में 50 लाख पाउंड के 21,50,000 किलो चाय हो गई। चाय का टैक्स 1784 में घटकर 12.5% हो जाने के बाद तो मानो इंग्लैंड में चाय का सैलाब आ गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों की खोज में इंडिया और एशिया आई थी,
वो उन मसालों से कहीं गुना ज्यादा व्यापार चाय का कर रही थी। इंग्लैंड में चाय के इस लोकप्रियता का कारण उसे नशे के बदले आने वाली फुर्ती थी, जो नशे से परेशान इंग्लैंड की औरतें अपने घरों में और फैक्ट्रियों के मालिक अपने मुलाजिमों में चाहते थे। सोने में सुहागा ये था कि उबले पानी से बनने के कारण चाय पानी से फैलने वाली कॉलेरा और टाइफाइड जैसे बीमारियों से भी बचा रही थी। नतीजा ये हुआ कि 19वीं सदी के आखिर तक हर कोई चाय पी रहा था और रात के खाने का नाम ही इवनिंग टी बन चुका था। अब चलते हैं अमेरिका। न्यूयॉर्क में 1650 में डच व्यापारी पीटर स्टुइसेंट ने चाय लाई थी। बाकी दुनिया की तरह अमेरिका में भी चाय बहुत जल्द लोकप्रिय हो गई और 1768 तक अमेरिका के 13 कॉलोनियों के 6.5 लाख लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से 4.5 लाख किलो से भी ज्यादा चाय खरीद रहे थे। पर फिर मामला बिगड़ा। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने अमेरिका की कॉलोनियों पर अपने मर्जी का टैक्स लगाना शुरू किया, जो कॉलोनी के रहवासियों को नामंजूर था। जब पार्लियामेंट ने उनकी एक नहीं सुनी तो अमेरिका के लोगों ने चाय सहित इंग्लैंड से आने वाली चीजों का बहिष्कार किया। पर फिर भी जब इंग्लैंड से चाय लदे जहाज जबरदस्ती बोस्टन बंदरगाह में पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने 16 दिसंबर 1773 को उस जहाजों पर कब्जा किया और सारी चाय उठा के समुद्र में डुबो दी। इस चाय डुबोने की घटना को आज हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ से शुरू हुआ अमेरिकन कॉलोनियों का स्वतंत्रता संग्राम। आज यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया से 5,600 करोड़ डॉलर की चाय खरीदती। अब बारी है उत्तर अफ्रीका के मोरक्को की। वहां चाय पहुंची 1710 में इंग्लैंड की रानी क्वीन एन के द्वारा मोरक्को के सुल्तान मौली इस्माइल को भेजे तोहफे में। पर 1853 के क्राइमियन युद्ध तक मोरक्को के लोग उससे दूर ही रहे। तब क्राइमिया तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था और 2014 की ही तरह रशियन सेना ने उन पर आक्रमण किया था। उस युद्ध में ब्रिटेन तुर्की के साथ होने के कारण उसके जहाजों को काले समुंदर और बाल्टिक समुंदर में चाय ले जाने में खतरा था। सारे चाय लदे जहाज मोरक्को में अटक गए थे। अपना घाटा कम करने जहाज के मालिकों ने औने पौने भाव में चाय मोरक्को में ही बेच दी। इस सस्ते में मिली चाय से मोरक्को के लोगों का और चाय का लव अफेयर शुरू हुआ। आज मोरक्को की पुदीना डली हरी चाय अपने खास स्वाद के लिए पीने वाले को हमेशा याद रहती है। चाय और इंडिया के रिश्ते में बात करने से पहले चलिए जरा चाय के अलग अलग नामों का राज जानते हैं। चीन के फुजियन प्रांत के लोग चाय को ते या थे कहते हैं, जबकि बाकी सारे चीन के लोग उसे चा कहते हैं। और चूंकि गोरों की मुलाकात चाय से फुजियन प्रांत में हुई, वो भी उसे ते या थे नाम से जानने लगे। और जिन दुनिया के कोनों में चाय गोरों के साथ जहाजों में गई, वहाँ के लोग भी उसे ते या थे या उसके टी जैसे अपभ्रंश से जानने लगे। अब मध्य और पश्चिम एशिया में जहाँ चाय चीनियों के साथ गई, वहाँ के लोग उसे चीनियों की तरह ही चा कहते हैं या च से शुरू होने वाले चाय या चाय जैसे अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। अब चले इंडिया। असम के सिंगफो लोग 12वीं सदी से पास की ट्यूब में भरकीमी आंच पर सुखाए चाय के पत्तों को पानी में उबालकर फलप नाम से पीते आए हैं। बाकी इंडिया के बारे में तो अंग्रेज फादर ओविंगटन के अनुसार 1690 में सूरत के व्यापारियों में चाय पी जाती थी। पर कमाल की बात यह है कि बाकी इंडिया के किसी भी तरह की लिखाई में चाय का कोई जिक्र नहीं है, जिससे ये प्रतीत होता है कि चाय चीन से व्यापार करने वाले व्यापारियों को ही पता थी, बाकी इंडिया को नहीं। चाय को हम जिस चाय नाम से जानते हैं वह इस तरफ इशारा करती है कि हमें चाय से मिलवाया चीनियों ने, ना कि गोरों ने। पर हाँ, चाय यहाँ कब और कौन लाया
इसके बारे में हमें कोई पक्की जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 1890 तक अंग्रेजों से मिलने जुलने वाले जस्टिस रानडे जैसे लोगों ने चाय को उससे आने वाली फुर्ती के कारण पीना शुरू किया था, और उनके साथ ही उनके घरों में भी चाय पहुंच चुकी थी। पर तब भी इंडिया की आम जनता चाय से कोसों दूर थी। ये परिस्थिति बदलना शुरू हुआ पहले महायुद्ध से। उस युद्ध में लड़ने इंडिया के बाहर भेजे गए लाखों सैनिक वापस आते वक्त अपने साथ राशन में मिले चाय का चस्का भी ले आए, और घरों में उनके लिए चाय बनाने वालों ने भी चाय पीना शुरू किया। उसी के आसपास मुंबई और कलकत्ता जैसे शहरों में खुले ईरानी कैफेज में चर्चाओं से आकर्षित होकर पहुंचे युवाओं ने भी चाय पीना सीख लिया। धीरे धीरे इंडियन जनमानस का चाय के प्रति रवैया बदलने लगा, और तभी शुरू हुआ द्वितीय महायुद्ध, जिसमें इंडिया के बाहर चाय भेजना नामुमकिन हो गया। तो चाय कंपनियों ने इंडिया में ही अपने चाय का मार्केट बढ़ाने की ठानी, और इंडिया के रेलवे स्टेशनों पर फ्री में चाय पिलाने के स्टॉल खोल दिए। इस फ्री की चाय ने चाय का प्रसार करने में बड़ी मदद की। 1947 के बाद इंडिया के चाय को स्वदेशी चाय नाम से बेचना शुरू हुआ, तो लोग तो उसके कायल हो गए। चाय आज हमारे जिंदगी की एक जरूरत हो गई है, जिसके बगैर हमारा दिन ही नहीं शुरू होता। इंडिया दुनिया के दूसरे नंबर के चाय उत्पादन करने वाला देश है। उस उत्पादन का 80% हिस्सा हम इंडियंस ही चाय बना के पी जाते हैं। तो ये है चाय की आदत दुनिया में फैलने का इतिहास और कहानी। चाय इतिहास और विरासत के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे चाय के साथ बढ़ने वाली शक्कर की मांग ने करोड़ों लोगों को गुलामी और बंधुआ मजदूरों की नरक जैसी जिंदगी बिताने पे मजबूर किया। हम ये भी देखेंगे कि सारी दुनिया को चाय बेचने वाला चीन कैसे अमीर बनने के बदले अंग्रेज अफीम की तस्करी के कारण बर्बाद हो गया। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस सीरीज के दूसरे भाग के रिलीज की जानकारी पाने के लिए नीचे की घंटी जरूर दबाइए, और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने जानने वाले रिश्तेदारों दोस्तों में ये खूब शेयर भी कीजिए, और अपनी राय प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में देना न भूलिएगा। तो जल्द मिलते हैं चाय इतिहास और विरासत सीरीज के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सेफ रहिए। नमस्कार।